नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज। यानी कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम मैरिज को वैलिड करने के लिए वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स की तो इसके बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, या कह सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। शुरुआत में अगर हम बात करें तो पहला इसका मेन एसेंशियल है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि दोस्तों, मुस्लिम मैरिज को वैलिड बनाने के लिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा इसका मेन एसेंशियल है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यानी कि दोस्तों, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तीसरा इसका मेन एसेंशियल एलिमेंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। यानी कि पार्टीज की कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है मेजर, दूसरा साउंड माइंड और तीसरा मुस्लिम। यानी कि ये 3 पार्ट मिलकर कॉम्पिटेंट बनाते हैं किसी पार्टी को मुस्लिम मैरिज को वैलिड करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें डावर, यानी कि महर। और अगला जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल है मुस्लिम मैरिज के लिए वो है नो लीगल डिसेबिलिटी। यानी कि किसी भी पार्टीज को डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, लीगल डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर 3 पार्ट में आगे क्लासिफाई किया गया है। पहला है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, दूसरा रिलेटिव इनकैपेसिटी और तीसरा प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ ए मुस्लिम मैरिज, या ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइज, कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने इस वीडियोज़ में क्या है कि नोट्स जो अपने बनाए हैं वो इंग्लिश में बनाए हैं, पर आपको समझाने के लिए जो हम बोलेंगे वो हिंदी में बोलेंगे। अपनी पिछली वीडियोज़ की तरह हम पहले इंग्लिश में समझाकर फिर हिंदी में समझाएं, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट एसेंशियल की, जो कि है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों, अगर हम मुस्लिम मैरिज की बात करें तो मुस्लिम मैरिज में प्रपोजल का मतलब होता है इजाब और वहीं एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कबूल करना। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको पॉइंट वाइज क्लासिफाई या डिवाइड कर रखा है। पहला पॉइंट है इसमें स्पेसिफिक फॉर्म नॉट नेसेसरी। यानी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, इजाब और कबूल जो है वो किस फॉर्म में होगा ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। एक केस आया था दोस्तों, इसमें केस लॉ का नाम है जैनबा वर्सेस अब्दुल रहमान AIR 1945। इस केस में बताया गया था कि भैया प्रपोजल यानी कि इजाब और एक्सेप्टेंस यानी कि कबूल जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो ओरल हो सकता है या फिर राइटिंग में हो सकता है। तो कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म की जरूरत नहीं है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के अंदर दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस। यानी कि दोस्तों, जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, यानी कि इजाब और कबूल किया जा रहा है, तो दोनों पार्टीज का, यानी कि जिसकी शादी होने वाली जो दोनों पार्टीज हैं शादी की, उनका होना जरूरी है। उनकी प्रेजेंस में ही जो है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस किया जाएगा। अगर समहाउ वो लोग नहीं हैं प्रेजेंट तो उनके एजेंट जो है वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी में थर्ड पॉइंट है इसका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में वन मीटिंग। यानी कि दोस्तों, जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस किया जा रहा है वो एक सिंगल मीटिंग में होना चाहिए। अगर एक सिंगल मीटिंग नहीं है, मान लीजिए प्रपोजल किया एक मीटिंग में और उसका एक्सेप्टेंस जो किया वो किया अलग मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में, तो ये वैलिड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। मुस्लिम लॉ के अंदर वैलिड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो प्रपोजल किया जा रहा है और जो उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस किया जा रहा है वो एक सिंगल मीटिंग के अंदर किया जाना चाहिए। इसी में बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बात करता है विटनेसेस की। तो दोस्तों, सुन्नी लॉ के अंदर 2 मेल विटनेसेस जो है वो कंपलसरी हैं किसी भी मैरिज के अंदर। पर समहाउ अगर 2 मेल्स नहीं हो पाते हैं तो 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस मैंडेटरी है। वहीं अगर हम बात करें शिया लॉ के अंदर तो शिया लॉज के अंदर विटनेसेस की नेसेसरी नहीं है शादी के टाइम पर। तो ये तो थे दोस्तों पहला एसेंशियल एलिमेंट प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जिसको हमने पॉइंट वाइज अच्छे से कवर किया। अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज,
जो कि है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जैसे कि दोस्तों इसकी हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि पार्टीज की फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं है तो ये मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज नहीं कंसिडर की जाएगी। यानी कि अगर जो कंसेंट है वो कोअर्सियन, फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू ली गई है तो कंसेंट जो है पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं होगी और ये वैलिड मैरिज नहीं कंसिडर की जाएगी। एक केस आया था इसमें, महीउद्दीन वर्सेस खातिजा बीबी। इस केस के अंदर ये बताया गया था कि पार्टीज की फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पार्टीज की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो ये वैलिड मुस्लिम मैरिज कंसिडर नहीं की जाएगी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स की, जो कि है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम पार्टीज की सक्षमता की बात करें कि पार्टीज कब सक्षम मानी जाएगी, तो इसमें हमने 3 पॉइंट देखने हैं। पहला है मेजर, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए और तीसरा मुस्लिम। शुरुआत करते हैं मेजर से। तो मेजर की दोस्तों अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ के अंदर दोस्तों मेजॉरिटी जो है वो पुबर्टी से देखी जाती है। यानी कि पुबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें पर्सन जो है वो फिजिकल होने के लिए कैपेबल हो जाते हैं या बच्चे पैदा करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। उस एज को मानते हैं भैया मेजर एज मुस्लिम के अंदर, जो कि हिदाया के हिसाब से फीमेल की 9 साल बताई गई थी और मेल की 12 साल बताई गई थी। पर एक केस आया मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस अतकिया बेगम एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, प्रीवी काउंसिल्स ने क्या करा, मुस्लिम लॉ की जो पुबर्टी की एज थी उसको बढ़ाते हुए 15 साल करी। यानी कि 15 ईयर्स फॉर गर्ल एंड 15 ईयर्स फॉर मुस्लिम बॉय ऑल्सो। तो अब जो मुस्लिम में पुबर्टी की एज है, यानी कि जो शादी की एज है, जो मेजॉरिटी की एज है, वो है 15 ईयर्स। दूसरा पॉइंट है इसमें साउंडनेस ऑफ माइंड। तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि शादी के टाइम पर दोनों ही पार्टीज का साउंड माइंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पार्टीज साउंड माइंड नहीं है तो अनसाउंड व्यक्ति की कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकती, यानी कि शादी नहीं मानी जाएगी, वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट है इसमें मुस्लिम। दोस्तों बात कर रहे हैं हम वैलिड मुस्लिम मैरिज की, और अगर पार्टीज मुस्लिम ही नहीं होगी तो फिर वो वैलिड मैरिज कैसी होगी। तो इसीलिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भैया शादी की दोनों पार्टीज जो हैं, यानी कि मेल फीमेल जो हैं, दोनों ही मुस्लिम होने चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज, जो कि है डॉवर, यानी कि महर। तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि डॉवर को मुस्लिम लॉ के अंदर महर शब्द से भी जाना जाता है। ये मनी भी हो सकती है या फिर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी कि मॉनेटरी अमाउंट भी हो सकता है और प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो दूल्हे के द्वारा दुल्हन को दिया जाता है शादी के टाइम पर, या ये कह सकते हैं ये शादी का एक कंसिडरेशन समझा जा सकता है। और दोस्तों महर की अगर हम बात करें तो ये वुमेन के रिस्पेक्ट को दिखाता है कि हाँ भी उसकी रिस्पेक्ट के लिए ये महर जो है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है, या ये कह सकते हैं कि वीमेन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है। शादी के बाद में अगर समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो कम से कम उस अमाउंट से जो फीमेल है, जो वाइफ है, वो अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर कर सकती है। एक केस आया था दोस्तों इसमें, नासरा बेगम वर्सेस रिजवान अली। इस केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो महर है वो शादी के बाद जो कोहैबिटेशन है, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो फिजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उससे पहले हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाती है और दी जानी चाहिए। तो अब हमने महर को भी कंप्लीट समझ लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट एसेंशियल, जो कि है नो लीगल डिसेबिलिटी। दोस्तों अगर हम बात करें लीगल डिसेबिलिटीज़ की, तो लीगल डिसेबिलिटीज़ वो डिसेबिलिटीज़ हैं जिन सर्कमस्टांसेस में कोई भी मैरिज जो है वो परमिटेड नहीं होती या अलाउड नहीं होती। अगर वो डिसेबिलिटीज़ हट जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी तो शादी अलाउड हो सकती है। अगर वो डिसेबिलिटीज़ रहेंगी तो शादी जो है वो परमिट नहीं होगी, शादी जो है वो अलाउड नहीं होगी। तो बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज़, जो कि है पहली एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, दूसरी है रिलेटिव इनकैपेसिटी और थर्ड है प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटीज़ को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे गाइज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी से। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी जो है वो इन फॉर्म से अराइज हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि दोस्तों इनकैपेसिटीज़ को हम एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी कहते हैं। पहला है इसमें कंसैंग्यूनिटी, जिसको हम उर्दू में कुर्बत कहते हैं।
तो दोस्तों कंसेंगिटी यानी कि कुर्बत में कुछ ब्लड रिलेशनशिप बताए गए हैं जिसमें अगर कोई मैन शादी करता है तो उन शादी को वॉइड समझा जाएगा, या ये कह सकते हैं कि वो शादी जो है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की वजह से वॉइड होगी। पहला है इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी माँ से या फिर अपनी ग्रैंड मदर से या ऊपर की तरफ और ग्रेट ग्रैंड मदर ऐसे किसी से शादी करता है तो वो वॉइड होगी। दूसरा है इसमें अपनी डॉटर से या ग्रैंड डॉटर से या लोएस्ट और भी कोई ग्रैंड डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर होती है तो उनसे अगर शादी करता है वो वॉइड होगी। तीसरा है इसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी सिस्टर से शादी करता है, चाहे वो फुल ब्लड हो या यूट्रिन ब्लड हो। फोर्थ है अगर कोई व्यक्ति अपनी नीस से या फिर उसके अलावा लो सो एवर है उससे शादी करता है तो भी वो वॉइड होगी। नेक्स्ट है इसमें अपनी आंट से यानी कि फादर के सिस्टर या फिर मदर के सिस्टर से शादी करता है तो वो भी वॉइड कंसिडर की जाएगी। सो दोस्तों ये कुछ ब्लड रिलेशनशिप बताई गई हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति जो है शादी करता है तो वो वॉइड कंसिडर की जाएगी। इसी के साथ साथ इन शादी से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को अवैध यानी कि इलेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर दूसरे पॉइंट जो कि है एफिनिटी की। इसको हम उर्दू में बात करें तो इसको हम कहते हैं मुशरत। तो दोस्तों मुशरत के अंदर भी कुछ रिलेशनशिप बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति इन रिलेशनशिप्स में शादी करता है तो वो भी वॉइड कंसिडर की जाएगी। पहला है इसमें अगर अपनी वाइफ की मदर से या फिर उसकी ग्रैंड मदर से या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर से शादी करता है तो वॉइड कंसिडर की जाएगी। दूसरा है इसमें अगर अपनी वाइफ की डॉटर से या फिर ग्रैंड डॉटर से या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर जितना भी नीचे की ओर जाएंगे उनसे शादी करता तो भी वॉइड कंसिडर की जाएगी। थर्ड है इसमें अपने पिता की पत्नी से शादी करता है या फिर अपने दादा की पत्नी से शादी करता है तो भी वॉइड कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ है इसमें अपने बेटे की बीवी से या फिर अपने बेटे के बेटे की बीवी से शादी करता है तो भी वॉइड कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि अगर कोई व्यक्ति मुशरत में जितनी भी रिलेशनशिप बताई गई है वो प्रोहिबिटेड है, ऐसी किसी महिला से शादी करता है तो जो शादी है वो वॉइड कंसिडर की जाएगी। अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड पॉइंट की जो कि है फॉस्ट्रेज यानी कि रिज़ा। तो दोस्तों रिज़ा के अंदर अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 2 साल से कम है उसको कोई महिला उसकी माँ से अलग उसको अपना दूध पिलाती है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस महिला को उसकी फॉस्टर मदर कंसिडर किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति उस फॉस्टर मदर से शादी करता है या उस फॉस्टर मदर की बेटी से शादी करता है या फिर अपनी फॉस्टर सिस्टर से शादी करता है तो ये शादी जो होगी वो वॉइड समझी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये जो पार्ट हैं जो फॉस्ट्रेज है यानी कि जो रिज़ा है वो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का पार्ट है और एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का मतलब है कि शादी पूरी तरह से वॉइड कंसीडर की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की इनवैलिड या इरेगुलरिटी नहीं होगी, ये पूर्ण रूप से वॉइड यानी कि शून्य होगी। अब बात करते हैं हम दूसरी लीगल डिसेबिलिटी की जो कि है रिलेटिव इनकैपेसिटी की। दोस्तों रिलेटिव इनकैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये कुछ रिलेटिव्स के थ्रू जनरेट होती है और जैसे ही ये इनकैपेसिटी हट जाती है शादी जो है ऑटोमेटिक वैलिड हो जाती है। यानी कि दोस्तों रिलेटिव इनकैपेसिटी जो है वो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी से बिल्कुल अलग है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी जो थी वो वॉइड एब इनिशियो थी, वो शुरू से ही वॉइड थी। पर रिलेटिव इनकैपेसिटी कैसी है, ये वॉइड नहीं होती है, इसमें कुछ खामियां होती है, इनकैपेसिटीज़ होती हैं और जैसे जैसे उन इनकैपेसिटीज़ को साइड कर देते हैं तो वो जो शादी है वो वैलिड हो जाती है। इनको भी अब हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इसका पहला पॉइंट की। पहला पॉइंट बात करता है अनलॉफुल कंजंक्शन। क्या कहता है भाई साहब अनलॉफुल कंजंक्शन? तो दोस्तों मुस्लिम लॉ के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति जो है 2 बहनों से शादी नहीं कर सकता, या ये कह सकता है कि अपनी आंट से शादी नहीं कर सकता, अपनी आंटी से शादी नहीं कर सकता, या उसकी नीस से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर ये प्रोहिबिशन कर रखा है ताकि के रिलेशनशिप को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना आए, डुअल रिलेशनशिप ना आए। देखिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 2 बहनों से एक साथ शादी करता है तो जो रिलेशनशिप थी वो डुअल रिलेशनशिप में आ गई। जो लड़की है उसको जीजा बोलेगी, हस्बैंड बोलेगी, कन्फ्यूजन इसी तरह से आती है। तो लॉ के अंदर या ये कह सकते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर डुअल रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए अनलॉफुल कंजंक्शन जैसी चीज़ को लाया गया। तो एक मुस्लिम व्यक्ति जो है अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वो रिलेटिव इनकैपेसिटी के अंदर में आएगी और जब तक वो अपनी पहली वाइफ को, यानी कि जो पहली वाइफ है, जो सिस्टर है उसकी, उसको डाइवोर्स नहीं दे देगा तब तक ये शादी जो है वो वैलिड नहीं कंसीडर की जाएगी।
और या फिर उसकी पहले वाली जो बीवी है, जो उसकी सिस्टर है, उसकी डेथ हो जाए, तो ये शादी जो है वैलिड कंसिडर की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें शिया लॉ के अंदर, तो दोस्तों शिया लॉ के अंदर अनलॉफुल कंजंक्शन जो है, यानी कि शादी जो अनलॉफुल कंजंक्शन में आ रही है वो वॉइड कंसिडर की जाएगी, क्योंकि शिया लॉ के अंदर इरेगुलर मैरिजेस जो है वो नहीं कंसिडर की जाती है। काइंड्स ऑफ मैरिज की अगर हम बात करें तो अपनी अगली वीडियो में काइंड्स ऑफ मैरिजेस में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सुन्नी लॉ के अंदर कौन कौन सी काइंड्स की मैरिज है और शिया लॉ के अंदर कौन कौन सी काइंड्स की मैरिज है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि सुन्नीज के अंदर अनलॉफुल कंजंक्शन कंसिडर किया गया है और शिया के अंदर अनलॉफुल कंजंक्शन कंसिडर नहीं किया गया है। अगर कोई भी शादी अनलॉफुल कंजंक्शन के अंडर आती है शिया लॉ के अंदर, तो वो वॉइड कंसिडर की जाएगी। रिलेटिव इनकैपेसिटी के अंदर दूसरा पॉइंट है पॉलीगैमी और मैरिंग विद अ फिफ्थ वाइफ। दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर 4 शादी अलाउड होती है, पर क्या कोई व्यक्ति 4 शादी के बाद में 5वीं शादी कर सकता है? इफ़ यस सो हाउ, और नहीं तो क्यों नहीं? तो दोस्तों लॉ मना करता है कि भैया 4 शादी के बाद में आप 5वीं शादी नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ के अंदर 5वीं शादी जो है वो अनलॉफुल कंसिडर की गई है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर उसने 5वीं शादी कर रखी है तो वो होल्ड पे रहेगी, इरेगुलर रहेगी, या तो वो अपनी पहले 4 शादी में से किसी एक बीवी को तलाक दे या उनकी डेथ होगी, तब जो 5वीं बीवी है वो वैलिड शादी मानी जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने 5वीं शादी करी है तो वो शादी इरेगुलर होगी तब तक जब तक वो अपनी 4 बीवियों में से किसी एक बीवी को या तो तलाक नहीं दे देता या उसकी डेथ नहीं हो जाती, और जैसे ही वो तलाक देता है या डेथ होती है तो वो जो 5वीं बीवी थी वो मतलब जो 5 शादी जो थी 5वीं बीवी से, वो वैलिड शादी कंसिडर की जाएगी। सुन्नी लॉ के अंदर, शिया लॉ के अंदर हमने जैसे कि आप लोगों को बताया कि इरेगुलर मैरिज जो है कंसिडर नहीं की जाती है, तो यहाँ पर शिया लॉ के अंदर जो 5th मैरिज है वो टोटली वॉइड होगी, वो इरेगुलर नहीं होगी। शिया लॉ के अंदर अगर आपको 5वीं शादी करनी है तो आपको पहले जो 4 बीवी हैं उनमें से या तो किसी को तलाक देना पड़ेगा या उनकी किसी की डेथ होगी, तब जाकर 5वीं शादी करेंगे तो वो वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो वो पूरी तरह से वॉइड होगी, इरेगुलर नहीं होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की रिलेटिव इनकैपेसिटी के अंदर, जो कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि सुन्नीज के अंदर 2 मेल विटनेसेस या फिर 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस की जरूरत होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज। पर अगर कोई विटनेस वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है तो एब्सेंस ऑफ विटनेसेस में वो जो शादी है वो वॉइड नहीं कंसिडर की जाएगी, वो इनवैलिड तो हो जाएगी पर वो वॉइड कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है लॉ के अंदर कि विटनेस की कमी की वजह से शादी जो है वो वॉइड कंसिडर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो टेस्टिमनी है, जो विटनेस टेस्टिफाई करेंगे, वो इतना एसेंशियल पार्ट नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पर जो विटनेसेस की कमी है उसको हम इनवैलिड शादी में कंसिडर करेंगे, वो वॉइड कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। दोस्तों एक सुन्नी लॉ के अंदर सुन्नी मेल जो है वो मुस्लिम फीमेल से, चाहे वो किसी भी सेक्शन की हो, शादी कर सकता है, और सुन्नी मेल जो है वो किताबिया फीमेल जो है उससे भी शादी कर सकता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि किताबिया क्या होता है। तो एक ऐसी महिला जो किताब को फॉलो करती है, डिवाइन बुक को फॉलो करती है, जैसे कि इस्लाम में होता है कुरान को फॉलो करते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में या जुडाइज्म के अंदर जो महिला है वो किताब को फॉलो करती है, तो उनको किताबिया कहते हैं। तो सुन्नी मेल जो है वो किसी भी मुस्लिम फीमेल जो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करती है उससे शादी कर सकता है, इसी के साथ साथ किताबिया महिला से भी शादी कर सकता है, यानी कि वो क्रिश्चियन से भी कर सकता है, इस्लामिक जो महिला है उससे भी कर सकता है, जुडाइज्म के अंदर भी कर सकता है। ये शादी जो है सुन्नी लॉ के अंदर वैलिड कंसिडर की जाएगी। पर कोई भी सुन्नी मेल जो है वो एक ऐसी महिला के साथ में शादी नहीं कर सकता जो मूर्ति पूजा करती है, जो दीपक जलाती है, जो फायर वर्शिपर हो। ठीक है, ये शादी जो है वो इरेगुलर कंसिडर की जाएगी, वॉइड नहीं होगी दोस्तों, इरेगुलर होगी। पर शिया लॉ के अंदर ये वॉइड होगी। शिया लॉ के अंदर हमने जैसे आप लोगों को बताया कि शिया के अंदर इरेगुलर मैरिज जो है वो कंसिडर नहीं की जाती है, तो शिया लॉ के अंदर जो मैरिज होगी वो टोटली वॉइड होगी, वॉइड अब इनोशियो होगी। इसी के साथ साथ जो मुस्लिम वुमेन है वो किसी भी मुस्लिम मेल के अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ में शादी नहीं कर सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों रिलेटिव इनकैपेसिटी के 4 पॉइंट हमने खत्म करे। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट ऑफ रिलेटिव इनकैपेसिटी, जो कि है वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। यानी कि अगर कोई महिला जो है वो इद्दत का पीरियड फॉलो कर दी है। इद्दत का पीरियड आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब इतने समझदार हैं कि इद्दत का पीरियड आप लोग समझते हैं। जब किसी महिला के पति की डेथ होती है या फिर उसका पति उसको तलाक दे देता है तो एक पीरियड फॉलो करना पड़ता है उसको दूसरी शादी करने से पहले। उस पीरियड को हम लोग इद्दत का पीरियड कहते हैं।
अगर कोई महिला इद्दत के पीरियड में है और उस इद्दत के पीरियड में रहते हुए वो किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है, तो वो जो शादी होगी वो इनवैलिड शादी या ये कह सकते हैं इरेगुलर शादी कंसिडर की जाएगी, वो वैलिड शादी नहीं होगी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में शादी कर रहा है तो उसको पूरा ध्यान देना चाहिए कि वो इद्दत का पीरियड जब फॉलो हो जाए उसके बाद में शादी करे। इसी के साथ साथ दोस्तों नो लीगल डिसेबिलिटी के अंदर दूसरा पॉइंट यानी कि रिलेटिव इनकैपेसिटी जो होती है वो समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी। प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी क्या होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है जो कि बात करता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक से ज़्यादा हस्बैंड, एक से ज़्यादा पति। तो दोस्तों मुस्लिम लॉ के अंदर जो सिस्टम है, ये कह सकते हैं जो मुस्लिम लॉ है, वो किसी भी मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करने से रोकता है अगर उसका पहला पति जीवित है तो। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ए नामक एक महिला है, उसका बी नामक हस्बैंड है, अभी जीवित है, अभी पति पत्नी है, तो वो ए नामक महिला जो है अपने पति के जीवित होते हुए, अपने पति के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो ये समझा जाएगा कि उसने पॉलीएंड्री करी है। हाँ, अगर पति ने तलाक दे दिया तो दूसरी शादी कर सकती है, या पति की डेथ हो गई तो इद्दत का पीरियड फॉलो करके दूसरी शादी कर सकती है। पर अगर पति जिंदा है तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। मुस्लिम लॉ के अंदर ये प्रोहिबिटेड किया गया है। इसी के साथ साथ अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसको आईपीसी के अंदर सेक्शन 494 जो कि बायागमी द्विविवाह कंसिडर किया गया है, उसके अंदर पनिशमेंट मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर कोई महिला ऐसी शादी कर भी लेती है तो ऐसा करने के बाद में जो उनका बच्चा पैदा होगा उसको अवैध यानी कि इलेजिटिमेट घोषित किया जाएगा, उसको लीगल नहीं समझा जाएगा, उसको वैलिड नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा एक सवाल कि जहाँ पर एक पुरुष को 4 शादी करना अलाउड है पर एक फीमेल को दूसरी शादी करना भी अलाउड नहीं है अपने पति के जीवित रहते हुए, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहें तो इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए उस लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ पर हमने पूरी वीडियोज़ के पीडीएफ नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे नोट्स से आपका फ़ायदा होता है, आपको सपोर्ट मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, तो हमने अपनी वेबसाइट पे QR कोड अपलोड कर रखा है। आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए जो भी अप्रिसिएशन अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस QR कोड को स्कैन करके हमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, जिसमें हम लोग देखेंगे सुन्नी और शिया की डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिज। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कि आपको मिल सके हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट। धन्यवाद।